नमस्कार, मैं हूं प्रेमा और आप देख रहे हैं न्यूज मीटर, जहां खबरें नहीं सच का तापमान नापा जाता है। आज का पहला मीटर जुड़ा है देश की राजनीति और पहचान से। केरल अब केरल नहीं रहेगा। जी हां, केरल का नाम बदलकर अब केरलम किया जाएगा। प्रधानमंत्री के सेवा तीर्थ में पहली केंद्रीय कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। दरअसल मलयालम भाषा में राज्य का आधिकारिक नाम पहले से ही केरलम है। इसी आधार पर केरल विधानसभा ने 2023 और 2024 में 2 बार प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से नाम बदलने की मांग की थी। विधानसभा का कहना था कि राज्य की पहचान उसकी मातृभाषा के अनुरूप होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि नाम कैसे बदलेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को किसी राज्य का नाम बदलने का अधिकार है। सबसे पहले राज्य विधानसभा प्रस्ताव पारित करती है और फिर केंद्र सरकार उसकी समीक्षा करती है। इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट मंजूरी देती है। फिर संसद में बिल पेश होता है। साधारण बहुमत से पास होने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति मिलती है और अंत में संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन कर नया नाम आधिकारिक हो जाता है। यानी अभी अंतरिम मुहर संसद और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लगेगी। देश में पहले भी कई राज्यों के नाम बदले जा चुके हैं, जैसे मद्रास बना तमिलनाडु, मैसूर बना कर्नाटक, उत्तरांचल बना उत्तराखंड और उड़ीसा बना ओडिशा। अब इसी सूची में केरल से केरलम भी जुड़ सकता है। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार का बांग्ला नाम का प्रस्ताव अब भी लंबित है। नाम बदलने के इस फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। सत्ता पक्ष इसे सांस्कृतिक पहचान से जोड़ रहा है, जबकि विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। अब नजरें संसद पर होंगी, जहां से अंतिम फैसला आएगा। आज का दूसरा मीटर जुड़ा है आपके घर की दवा की शीशी से। वही कफ सिरप जो बुखार, खांसी और जुकाम में डॉक्टर लिखते हैं, वही कफ सिरप जो बच्चों को दिया जाता है। लेकिन अब उसी कफ सिरप को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने बताया है कि देश की करीब 90% कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों की जांच की गई है और इस जांच में कई कंपनियों में गंभीर खामियां पाई गई हैं। जी हां, 90% कंपनियां जांच के दायरे में आईं और बड़ी संख्या में नियमों का उल्लंघन सामने आया। कई कंपनियां गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस यानी GMP का पालन नहीं कर रही थी। कच्चे माल की ठीक से टेस्टिंग नहीं की जा रही थी। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम कमजोर पाए गए हैं और उत्पादन की प्रतिक्रिया में गलत या असामान्य तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा था। करीब 850 कंपनियों को CAPA नोटिस जारी किए गए हैं, यानी करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन के तहत उन्हें सुधार का निर्देश दिया गया है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक कई कंपनियों के जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए हैं। याद रखिए, पिछले साल दूषित कफ सिरप से जुड़े मामलों ने देश को हिला दिया था। कुछ राज्यों में बच्चों की मौतों की खबरों ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था कि आखिरी निगरानी तंत्र कितना मजबूत है। इन्हीं घटनाओं के बाद अब यह बड़ा निरीक्षण अभियान चलाया गया है। DCGI का कहना है कि गंभीर मामले में सख्त कार्रवाई होगी। लाइसेंस निलंबन से लेकर यूनिट बंद करने तक के कदम उठाए जा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अब भारतीय दवा नियामक व्यवस्था को अमेरिकी FDA की तर्ज पर मजबूत करने की तैयारी है। करीब 1500 नए पद सृजित किए जाएंगे ताकि निरीक्षण और निगरानी को और कड़ा बनाया जा सके। जरूरत पड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की मदद ली जा सके। लेकिन बड़ा सवाल अब वही है, क्या बाजार में बिक रहे सभी कफ सिरप पूरी तरह सुरक्षित हैं? क्या जिन कंपनियों में खामियां मिली उनके प्रोडक्ट अब भी मेडिकल स्टोर पर मौजूद हैं? और कितनी कंपनियों के खिलाफ अब तक ठोस कार्रवाई हुई है? सरकार का दावा है कि दवा उद्योग में सफाई अभियान शुरू हो चुका है, लेकिन 90% कंपनियों की जांच में खामियां मिलना यह अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं गंभीर दरारें मौजूद हैं। अब देखना होगा कि क्या यह सख्ती सिर्फ नोटिस तक सीमित रहती है या वाकई दवा की हर शीशी सुरक्षित बनती है, क्योंकि बात सिर्फ नियमों की नहीं, बात आपके और आपके बच्चों की सेहत की है। आज का तीसरा मीटर जुड़ा है आपके बच्चों की थाली से। वही सेरेलक जिसे माता पिता भरोसे के साथ खरीदते हैं, वही बेबी फूड अब विवादों के घेरे में है। दिग्गज कंपनी नेस्ले पर आरोप है कि भारत और कुछ अन्य देशों में बिकने वाले बेबी फूड में अतिरिक्त चीनी मिलाई गई है,
जबकि यूरोप जैसे विकसित बाजारों में इस तरह के उत्पाद बिना अतिरिक्त चीनी के बेचे गए हैं। जी हाँ, यही आरोप इस पूरे विवाद की जड़ है। एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में दावा किया गया कि कुछ बाजारों में प्रति सर्विंग करीब 3 ग्राम तक अतिरिक्त शुगर पाई गई। अब सवाल उठ रहा है, क्या विकसित देशों के लिए अलग नियम और विकासशील देशों के लिए अलग मानक है? क्या बच्चों के स्वास्थ्य से समझौता किया गया? हालांकि कंपनी का साफ कहना है कि भारत में बिकने वाले सभी उत्पाद भारतीय खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप है और निर्धारित सीमा के भीतर है। भारत में इन मानकों की निगरानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI करती है। विवाद के बाद सैंपल जांच और पत्राचार की खबरें सामने आई, लेकिन अब तक किसी बड़े बैन या रिकॉल की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन बहस यहीं खत्म नहीं होती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि शिशु आहार में अतिरिक्त चीनी बच्चों को कम उम्र में मीठे की आदत डाल सकती है, जिसे आगे चलकर मोटापा और अन्य स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकते हैं। दूसरी ओर कंपनियों का तर्क है कि फॉर्मुलेशन बाजार के अनुसार तय होता है और देश के नियामकीय मानकों का पालन किया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल वही है, अगर यूरोप में बिना अतिरिक्त चीनी के बेचा जा सकता है तो भारत में क्यों नहीं? क्या यह डबल स्टैंडर्ड है या सिर्फ अलग अलग नियमों का मामला? विवाद का असर बाजार पर भी दिखा। शेयर में उतार चढ़ाव की खबरें आई, ब्रांड इमेज पर सवाल उठे और सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। हालांकि 6 लाख करोड़ के पूरे बिजनेस पर सीधा संकट जैसे बड़े दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन इतना तय है कि बेबी फूड जैसे संवेदनशील सेगमेंट में भरोसे पर जरा सी चोट भी लंबे समय तक असर डाल सकती है। अब नजर रहेगी कि क्या नियामक एजेंसियां सख्त कदम उठाती हैं या कंपनी सभी बाजारों में एक सा वैश्विक मानक अपनाती है, और क्या लेबलिंग को और पारदर्शी बनाया जाएगा? क्योंकि यह सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात नहीं है, यह उस भरोसे की बात है जो माता पिता हर चम्मच के साथ अपने बच्चे को देते हैं। आज का चौथा मीटर हर माँ बाप, हर बेटी और हर परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देश में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ एक बड़ी जंग छिड़ने जा रही है। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि 90 दिन का विशेष अभियान चलेगा और 14 साल की बेटियों को मुफ्त में HPV वैक्सीन लगाई जाएगी। जी हाँ, वही सर्वाइकल कैंसर जो भारत में महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है। हर साल करीब 1,25,000 महिलाएं इस बीमारी की चपेट में आती हैं और लगभग 75,000 महिलाओं की मौत हो जाती है। लेकिन राहत की खबर है कि किशोरावस्था में HPV टीका लगने से 30 साल की उम्र तक कैंसर का खतरा करीब 85% तक कम हो सकता है। यही वजह है कि अब सरकार ने 90 दिनों का फोकस ड्राइव शुरू करने का फैसला लिया है। देश भर के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर 14 साल की आयु पूरी कर चुकी लड़कियों को मुफ्त टीका लगेगा। हर साल लगभग 1 करोड़ 15 लाख लड़कियां 14 साल की उम्र में प्रवेश करती हैं और लक्ष्य है कि उन्हें इस सुरक्षा कवच के दायरे में लाना। अब बात करते हैं इस टीके की कीमत की। बाजार में HPV वैक्सीन की एक डोज करीब 3,927 रुपए है, लेकिन इस अभियान में यह पूरी तरह मुफ्त होगी। सरकार ने वैक्सीन अलायंस के जरिए करीब 2.6 करोड़ डोज की व्यवस्था की है। बताया गया है कि 1 करोड़ डोज पहले ही उपलब्ध हो चुकी है। सवाल यह भी है कि कौन सी वैक्सीन लगेगी। शुरुआती चरण में MSD की गार्डाशिल वैक्सीन का इस्तेमाल होगा। साथ ही स्वदेशी वैक्सीन सर्वावैक को भी मंजूरी मिल चुकी है, जिस पर सिंगल डोज के अध्ययन जारी हैं। यह टीका HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के टाइप 16 और 18 से बचाव देता है, जो सर्वाइकल कैंसर के मुख्य कारण हैं। साथ ही टाइप 6 और 11 से भी सुरक्षा देता है। स्लॉट बुक करने के लिए यूविन पोर्टल के जरिए नजदीकी हेल्थ सेंटर पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। लेकिन बड़ा सवाल, क्या जागरूकता उतनी ही तेजी से फैलेगी जितनी तेजी से टीकाकरण? क्या ग्रामीण इलाकों तक यह अभियान पूरी ताकत से पहुंचेगा? क्योंकि यह सिर्फ टीकाकरण कार्यक्रम नहीं है, यह हजारों जिंदगियां बचाने का मिशन है। अगर यह 90 दिन सफल रहे तो आने वाले वर्षों में सर्वाइकल कैंसर के आंकड़ों में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। बेटियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य का कवच और भविष्य की गारंटी। आज का 5वां मीटर जुड़ा है पश्चिम बंगाल की सियासत से, एक बार फिर चुनावी तापमान से। कारण मतदाता सूची। जी हाँ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के तहत वोटर लिस्ट की गहन जांच चल रही है। बताया जा रहा है कि लाखों दावे और आपत्तियां सामने आई हैं।
समय कम है और 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी होनी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि दावों आपत्तियों के निपटारे के लिए सिविल जज और न्यायिक अधिकारियों को लगाया जाए। जरूरत पड़े तो ओडिशा और झारखंड जैसी पड़ोसी राज्यों से भी न्यायिक अधिकारी बुलाए जाएं। कोर्ट का साफ संदेश है, मतदाता सूची में पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं। बताया गया है कि करीब 80 लाख तक दावों आपत्तियों की जांच होनी है। अगर 250 अधिकारी रोज 250 मामलों की जांच भी करें तो भी इस काम को पूरा करने में लंबा समय लग सकता है। इसलिए अदालत ने कहा है कि अतिरिक्त न्यायिक संसाधन लगाए जाएं। अब नजर 28 फरवरी पर है। इस दिन अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। निर्वाचन आयोग को अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित करने की अनुमति दी गई है, लेकिन अगर सभी मामलों का निपटारा उस दिन तक नहीं हो पाता है तो सप्लीमेंट्री सूची जारी की जा सकती है, यानी नाम जुड़ेंगे भी और हटेंगे भी। और यही से शुरू होती है सियासत की असली कहानी, क्योंकि हर नाम एक वोटर है और हर वोट सत्ता की चाबी। इधर एक और बड़ा निर्देश आया है। पोलिंग स्टेशनों पर तैनात राज्य पुलिसकर्मियों का रेंडमाइजेशन किया जाएगा। यह प्रक्रिया केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में होगी ताकि चुनाव में निष्पक्षता बनी रहे। अब राजनीतिक गलियारों में बहस तेज है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि यह मतदाता सूची को साफ और निष्पक्ष बनाने की प्रक्रिया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यह मतदाताओं को परेशान करने की रणनीति है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में दावों का निष्पक्ष निपटारा हो पाएगा? क्या 28 फरवरी की सूची बंगाल की चुनावी तस्वीरें बदल देगी? क्योंकि बंगाल में मुकाबला हमेशा कांटे का रहा है और कुछ हजार वोट भी सरकार बनाने या गिराने की ताकत रखते हैं। अब इसी चुनावी जंग में सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि न्यायपालिका की निगरानी भी शामिल है। बंगाल का लोकतंत्र इस वक्त अदालत की नजरों के सामने है। 28 फरवरी सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात न्यूज़ मीटर में। आप देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।